हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं अमित कुमार आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग डेली करंट अफेयर के जो सीरीज देखते हैं, जो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन है बीपीएससी का और यूपीपीसीएस का, उसके रिगार्डिंग जितने भी करंट अफेयर जो डेली पेपर में आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो उसी सीरीज में हम लोग आज 26 मार्च को देखने वाले हैं, जो आज के पेपर में आए हुए हैं जो करंट अफेयर, उसको देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। आज हमारे लिए मेनली जो है 1 2 3 4 5 पॉइंट जो है, ठीक, ये मेनली इंपॉर्टेंट है जो करंट अफेयर में है। इसके अलावा भी एक करंट अफेयर है जो इसके लास्ट में बताया जाएगा, वो यूपीएससी के स्टूडेंट और बीपीएससी के जो प्योर सीसीई के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं उसके लिए केवल होगा। ये सबके एग्जामिनेशन के लिए हुआ है फैक्ट्स के तौर पे। तो चलिए देखते हैं। पहला है आज का, लोकसभा का परिसीमन और उसका विस्तार किया जा रहा है। इसका डिस्कशन मैंने पिछले क्लास में भी किया था और आज के डेट में भी ये आया है। इसमें अगर बात करें तो परिसीमन आयोग का जो है, हर 10 साल में जब जनगणना होता है उसके बाद परिसीमन आयोग द्वारा जो लोकसभा का क्षेत्र है और विधानसभा का, उसको एरिया को रीडिजाइन किया जाता है, यानी क्षेत्रफल जो है उसका डिजाइन किया जाता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो उसका इस समय जो है, जो हम लोग का 1971 का सेंसस से चल रहा है, 1971 के जनगणना के अनुसार जो अभी तक सीटें निर्धारित की गई थी वो अभी तक चलती आ रही है। तो हाल ही में जो गृह मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है कि इसमें चेंजिंग लाया जाए और नया अपडेट किया जाए। वो होगा 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 1971 के जनगणना के अनुसार देखें तो हमारे लोकसभा में टोटल 545 सीटें थी, जिसमें से 2 जो मेंबर हैं एंग्लो इंडियन, इनको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 104वां, उसके द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास बचा है कितना, 543। और 2011 के जनगणना के अनुसार जब इसका विस्तार किया जा रहा है तो ये हो जाएगा टोटल 816। ठीक है, जिसमें से 273 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। ये महिलाओं का आरक्षण जो है सरकार द्वारा स्कीम निकाली गई थी 2023 में। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, उसके अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया था कि लोकसभा और विधानसभा का जो सीटें हैं उसमें 33% जो सीट होगा वो टोटल किसके लिए रिजर्व होगा, तो ये महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। इसमें फैक्ट्स है, 2-3 फैक्ट्स आ गए हमारे कि किस जनगणना के अनुसार होगा, तो 2011 का। और 33% आरक्षण जो है नारी बंधन अधिनियम जो है 2023 का, उसके अनुसार ये लागू होगा। कुल कितने सीट होंगे, 273 महिलाओं के लिए, और टोटल सीट होगा 816। तो ये हमारे फैक्ट्स हो गए। अब इसमें बात करें तो इसके विस्तार करने के लिए ना, हर बार जब भी विस्तार होता है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि जो लोकसभा है और विधानसभा का जो चीजें हैं वो केंद्र के संघ प्रणाली के अंदर आता है, उसको विशेष बहुमत के द्वारा ही पुनर्नियोजित किया जाता है या परिसीमन किया जाता है। तो उसमें बात करें तो किन किन आर्टिकल्स में संशोधन किया जाएगा, तो अनुच्छेद जो 368 है उसके तहत विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है ये। और विशेष बहुमत मानी दोनों सदन जो है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें 2/3 वोट जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग का, उसको देना अनिवार्य होता है, यानी 2/3 वोट से उसको पास होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 81 में बात करें, यानी इस जो संशोधन है ये कौन कौन सा संशोधन करेगा, तो लोकसभा का जो संरचना होती है, संरचना यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनमें कितने सदस्य हैं, तो उसको 545 है, जैसे अभी आज के डेट में 543। इसको चेंज अगर करना है तो आपको इसमें संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो संशोधन करने के लिए जो 19 अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है कि हमारे लोकसभा का संरचना कितनी होगी, कौन कौन क्षेत्रों से कितना सीट होगा, इसमें संशोधन करना पड़ेगा, तभी उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ लोकसभा का जो संगठन है उसकी संरचना के बारे में। अनुच्छेद 82 में ये बताया गया है कि जब भी जनगणना होता है तो उसके बाद परिसीमन आयोग का काम होगा कि क्षेत्रों का पुनर्निर्वाचन करे और उनका पुनर्निर्धारण करे। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल्स हमारे लिए, और अनुच्छेद 368, ये 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद किस तरह से होगा ये विशेष बहुमत के द्वारा होगा। तो ये सारे जितने फैक्ट्स हैं, ये अगर होता है तो ये सारी चीजें याद रखना है, अगर नहीं भी होता है तो हमको ये 3 आर्टिकल्स को याद रखना है, और विशेष बहुमत किसको बोलते हैं ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसमें टोटल कितने सीट हो जाएंगे, 816, और 273 महिलाओं के लिए रिजर्व है, ये वो 33% महिलाओं के लिए होगा। तो ये हमारा हो गया पहला
इसके अलावा बात करें तो मणिपुर में जांच समिति बैठी है, जो न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान है। यानी जो मणिपुर में जो मैती और कुकी जनजाति के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, जिसके कारण वहां पर बीजेपी की सरकार को रेजिग्नेशन भी देना पड़ा था। तो उसकी जांच करने के लिए कि ये किस कारणवश इस तरह का निर्जातीय हिंसा हुई थी, उसके जांच करने के लिए न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो है, ये 15 पॉइंट का जो 30 प्लान दिए हैं ईरान को, ताकि जो हरमुज जल संधि है और वैश्विक जो ऊर्जा सप्लाई है उसको मेंटेन करने के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं दोनों ईरान और यूएसए मिलकर। ये जो पीस प्लान है ये दिया गया है पाकिस्तान को, पहले पाकिस्तान के थ्रू भेजा गया है ईरान में। यानी जो जिस तरह से बड़बोलेपन जो है राष्ट्रपति का, ये यहाँ पर उजागर होता है कि ये सोचते हैं किसी भी कंट्री को दबा देंगे, लेकिन यहाँ पर ईरान ने इनका जो सारा गेम है बिगाड़ के रख दिया है। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि 15 सूत्री प्लान जो है या 15 पॉइंट प्लान जो है, इस प्लान कौन से राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था, किस देश को। तो ये हमारे लिए बस इतना ही कॉन्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें इंडिया में बात करें तो कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है जो यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो इसमें देखें तो IISM धनबाद जो है इसको रैंक मिली है 21, अहमदाबाद को भी मिली है 21 और खड़गपुर को मिली है 22, यानी 22वां। अगर बात करें तो ये सब अलग अलग कैटेगरी में हो रहा है। यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स एंड माइंस में मिला है, इसको अहमदाबाद में बोले तो मार्केटिंग और मैनेजमेंट में मिला है यूनिवर्सिटी को, और IIT खड़गपुर को मिला है माइनिंग एंड इंजीनियरिंग में। अब इसके अलावा बात करें तो हर बार एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक कौन रहा है। और हमारे भारत में देखें तो ये अच्छा बहुत परफॉर्मेंस है। ये जो IIT खड़गपुर है ये 23 स्पॉट्स का जंप किया है, यानी इसका जो है पहले जो रैंकिंग था 45 था, अब ये 22 पर पहुंच गया। तो इसमें काफी अच्छा सुधार किया अपने खड़गपुर ने माइनिंग एंड इंजीनियरिंग में। इसके अलावा बात करें तो भारत के ये जो तीन है ये काफी अच्छा स्कोर किए हैं। पहले आता था IIC बेंगलोर का, उसका स्थान, और IIT मद्रास का इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा बात करें पूरा विश्व में कौन सा यूनिवर्सिटी है जो टॉप पर रहा है, टॉप 3 में, तो USA का रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सॉरी ब्रिटेन का, फिर हार्वर्ड सेकंड नंबर पर, और कैम्ब्रिज। ये 3 यूनिवर्सिटियां जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रही हैं। और ये तीनों यूनिवर्सिटी जो है ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है उसमें टॉप किए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 हम लोगों ने देख लिया। ये एग्जाम में पूछता है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सफोर्ड, और इसके अलावा IISM जो धनबाद का है इसका कौन सा पोजीशन मिला है ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो आज का जो लास्ट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में भारत का जो पहला AI डेटा सेंटर पार्क बन रहा है और मेजर सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है, ये रायपुर का नावा रायपुर में बन रहा है, छत्तीसगढ़ के एक शहर में। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये एक तरह का एग्जाम पूछा जा सकता है कि AI डेटा सेंटर पार्क जो है, जिस तरह से सरकार के द्वारा AI डेटा सेंटर पर काम किया जा रहा है। एक AI का जो हब है गूगल के CEO जो है सुंदर पिचाई, उनके द्वारा बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है, जहां पर लोगों के द्वारा इसका अपोज भी किया जा रहा है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमको इससे आज के डेट में जो आए हैं करंट अफेयर में, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक है जो UPSC के स्टूडेंट के लिए है, उसको समझा देते हैं। और BPSC मेंस के लिए जो एग्जाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, बस आपको लोगों को इस अमेंडमेंट बिल को समझा देता हूँ। तो BPSC मेंस और APSC के लिए प्री के एग्जाम के लिए ये टॉपिक है, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा एक अमेंडमेंट बिल लाया गया, यानी संशोधन विधेयक लाया गया है 2026 में। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन के तहत है, यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम जो है विधेयक 2026 में लाया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो ये जो इस अधिनियम आया है, यानी ये बिल आया है, तो ये किसमें अमेंडमेंट कर रहा है, तो ये कर रहा है FCRA एक्ट जो था 2010, उसमें अमेंडमेंट कर रहा है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि FCRA एक्ट जो है इसमें क्या प्रावधान था। तो 2010 में ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो भी
जो विदेशी अंशदान देते हैं, यानी विदेशों से कंट्रीब्यूशन लेते हैं किसी भी तरीके का, या संघ हो या किसी तरीके का कोई व्यक्ति हो या कोई एनजीओ हो, एनजीओ, संघ और व्यक्ति। यहाँ संघ मतलब देश का बात नहीं हो रहा है, संघ मतलब लोगों का समूह के द्वारा, और पर्सनल कोई व्यक्ति देता है या गैर सरकारी संगठन जो है एनजीओ, वो यदि किसी विदेशी कंपनी से या किसी विदेशी व्यक्ति से किसी भी तरीके का अंशदान लेते हैं तो उस पर जो है केंद्र सरकार जो है इस एक्ट के थ्रू 2010 के थ्रू उस पर रेगुलेशन लगाती थी कि आप किस तरह के पैसे ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा इस पैसे का इस्तेमाल किन चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे एनजीओ को जो मिलते थे पैसे या संघ को या किसी व्यक्ति को, तो वो किसी सामाजिक काम में, सांस्कृतिक काम में, शैक्षणिक काम में, इन सब चीज़ों में वो इस्तेमाल कर सकता था। इस तरह के जो कार्य हैं उसमें इस्तेमाल करने के लिए जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता था उसमें ये कर पाते थे, और जो वैलिड होता था, यानी जो पैसे उनको मिले इन तीनों को, तो ये 5 साल तक इसको इस्तेमाल कर सकते थे। इसके इस्तेमाल करने के बाद में इनको जो लीगलिटी मिलती थी 5 सालों के लिए, उसके बाद में किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे का, इसका कोई रख रखाव या किसी भी तरीके का प्रावधान FCRA एक्ट 2010 में नहीं था। ठीक, तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर ये बिल लाया गया है, और उसमें देखें तो ये नामित प्राधिकरण एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को इसमें ऐड किया गया है, जिसमें यह संपत्ति जब्त करने का और इसको प्रबंधित करने के लिए जो है विशिष्ट प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जो एनजीओ को रेगुलेट करेगा, उनको लाइसेंस रद्द कर सकता है। यानी जो इस एक्ट के तहत काम नहीं करेंगे, FCRA एक्ट बिल जो आया है 2026, इसके अकॉर्डिंग वो अब ये काम नहीं करेंगे तो उनका जो लाइसेंस है एनजीओ का वो समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा है संपत्ति का अधिकार। अब ये है कि 2010 में जो था, जो वैलिडेशन होता है एनजीओ का, संघ का, ये व्यक्ति का, यदि किसी देश से लेते हैं पैसे जो, या विदेशी अंशदान लेते हैं, तो वो कितने दिन तक वैलिड रहने के बाद में उन पैसों का जो इसमें था रेगुलेशन नहीं था, तो इसमें क्या किया है कि इन पैसों का जो है विशेषकर पंजीकरण जो है रद्द हो जाएगा इनका, और इनका सरेंडर जब हो जाता है पंजीकरण, उस स्थिति में जो है सरकार जो है इन जो पैसों का अंशदान होता है ये सरकार के अधीन चला जाएगा, यानी सरकार इसको अपने खाते में जब्त कर लेगी। जब किसी भी एनजीओ का उसका जो पैसे हैं या पंजीकरण जो रद्द है, मान लीजिए कोई एनजीओ है XYZ, इसका जो पंजीकरण है किसी कारणवश रद्द हो गया, ठीक है, इसके पास जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है मान लीजिए 1000 करोड़ है, इस 1000 करोड़ रुपए का क्या करेगा गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ये सरकारी खजाने में ऐड कर लेगी। ये संपत्ति का अधिकार इसमें ऐड किया गया। तो ये अभी जो है ये बिल चल रहा है और इसमें लोकसभा में गृह मंत्री द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। अब देखते हैं ये पारित होता है या नहीं अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ये हमारे जो यूपीएससी के स्टूडेंट है उसके लिए फ्री में काम आएगा और बीपीएससी मेंस वाले के लिए ये काम आएगा। तो चलिए इतना आज के करंट अफेयर में हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।